जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग AME AWM 70% LDC DPQ कोटा का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि 30 अगस्त 2022 को कंडक्ट हुआ था। इसमें हम लोग 55 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। आज 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। आप लोग भी रेडी हो जाइए। चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग 56 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं, हाउ मेनी डार्ट कलेक्टर्स आर फिटेड विथ अंडर फ्रेम माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम ऑन ए कोच। ये देखिए कोच के लिए बोला है, यहीं पर आप लोग का डार्ट कलेक्टर के लिए बोला है। तो यहीं पर आप लोग का जो डार्ट कलेक्टर रहता है, एक आप लोग का BP लाइन के लिए एक डार्ट कलेक्टर यूज होगा और आप लोग का FP लाइन के लिए आप लोग का एक डार्ट कलेक्टर होगा। टोटल आप लोग का 2 की संख्या में डार्ट कलेक्टर यूज होता है। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। द फुल फॉर्म ऑफ ISO इज, ये देखिए ISO का पूर्ण रूप पूछा है। तो जैसे कि ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है क्वेश्चन। तो यहीं पर आप लोग का इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। यहीं पर आप लोग का ऑप्शन ए के साथ चलिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो इसका आप लोग जो इसका स्थापना हुआ था, ISO का स्थापना जो हुआ था, ये आप लोग का फाउंडेड हुआ था, स्थापना हुआ था 1947 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है आप लोग का ये जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। ये भी याद रखिए, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। DV डायरेक्टली माउंटेड ऑन, DV डायरेक्टली कहाँ पर फिट होता है, कहाँ पर माउंटेड होता है, ये आप लोग का CPB में फिट होता है, कॉमन पाइप ब्रैकेट में। तो आप लोग के लिए ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि आप लोग का जैसे कि DV और CR दोनों आप लोग का डायरेक्टली माउंटेड ऑन कॉमन पाइप ब्रैकेट CPB, ये भी आता है। CR भी आप लोग का डायरेक्टली फिट होता है कॉमन पाइप ब्रैकेट में। इसी हिसाब से और एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, जो कि CR इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू, CR इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू, ये डायरेक्टली किसके साथ कनेक्टेड है, ये DV के साथ कनेक्टेड है। ये भी क्वेश्चन आता है, इसको याद रखिए। What should be the interval of checking of dashpot oil in mail and express train? मेल एक्सप्रेस ट्रेन में जो आप लोग का डैशपोट ऑयल का चेक करेंगे, ये 1 महीना में चेक करना चाहिए। जैसे कि इसको A शेड्यूल में चेक किया जाता है, ये भी याद रखिए। द वेट ऑफ द कोच इज ट्रांसफर्ड थ्रू, कोच बॉडी का जो वेट ट्रांसफ़र होता है ये साइड बियरर के माध्यम से होता है। इसी हिसाब से वागन बॉडी का जो वेट होता है, वागन का केस के लिए ये हो जाएगा CP हो जाएगा, सेंटर पिवट हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ ए न्यू साइड बियरर वेयरिंग पीस, ये देखिए यहीं पर जो ब्रोंज वेयरिंग पीस, इसी का ही क्वेश्चन है। तो नया कंडीशन में इसका डायमेंशन 45 mm रहता है। तो ये भी आप लोग का जो ब्रोंज वेयरिंग पीस है, इसका देखिए नया कंडीशन में इसका थिकनेस या इसका डायमेंशन, इसी हिसाब से आपका शॉप रिन्यूअल कितना होता है और आप लोग का कंडमिंग कितना हो, ये जानना जरूरी है। जैसे कि 45 mm ये नया कंडीशन में साइड बियरर वेयरिंग आप लोग का ब्रोंज वेयरिंग पीस का, इसी हिसाब से आप लोग का शॉप रिन्यूअल जो होगा 43.5 mm, ये भी याद रखिए। और कंडमिंग जो थिकनेस होगा इसका साइज होगा 42 mm हो जाएगा। तीनों ही डायमेंशन याद रखिए। In which type of brake system the external slack adjuster have been eliminated?
देखिए यहीं पर आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि किस प्रकार का ब्रेक सिलेंडर में जो एक्सटर्नल ऐसे भी लगता था, एक्सटर्नल स्लैग एडजस्टर बैरल लगता था, एक्सटर्नल स्लैग जो एडजस्ट होता है, तो किसमें आप लोग का इसमें उठा दिया गया है। तो यही आप लोग का हो जाएगा जो बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम BMBC, इसी में आप लोग का एक्सटर्नल स्लैग एडजस्टर को हटा दिया गया है। तो इसका आप लोग ऑप्शन ए के साथ चलिए, BMBC में एक्सटर्नल स्लैग एडजस्टर को हटा दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, द कलर कोड ऑफ हेलिकल स्प्रिंग अब ICF बोगियर, ICF कोच ICF बोगी में जो कलर कोडिंग हेलिकल कॉयल स्प्रिंग जो यूज होता है, इसके लिए जो यूज होता है ये होता है YBG, ये होता है YBG। ऑप्शन ए के साथ चलिए, जैसे कि A ग्रुप, B ग्रुप और C ग्रुप के लिए, यहीं पर A ग्रुप के लिए येलो हो जाएगा, B ग्रुप के लिए आप लोग का ब्लू हो जाएगा या ऑक्सफोर्ड ब्लू, इसी हिसाब से C ग्रुप कॉयल स्प्रिंग के लिए ये ग्रीन हो जाएगा। इसका आप लोग YBG करके याद रखिए, YBG ABC, यही होता है इसका याद रखने का तरीका, याद रखिए इसको बढ़िया से। Which type of grease is used in roller bearing in ICF कोच, ICF कोच का रोलर बियरिंग में जो ग्रीस यूज होता है ये लिथियम बेस वाला ग्रीस यूज होता है। व्हाट क्वांटिटी ऑफ ग्रीस इज फील्ड पर एक्सेल बॉक्स अदर देन SKF मैक बियरिंग, ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है कि SKF मैक बियरिंग के छोड़ के दूसरा टाइप का आप लोग का जो बियरिंग में, एक्सेल बॉक्स बियरिंग में कितना क्वांटिटी का ग्रीस फिलिंग किया जाता है। तो ये हो जाएगा आप लोग का 1.75 kg, जैसे कि आप लोग का SKF के लिए 2 kg पर एक्सेल बॉक्स ग्रीस फिलिंग किया जाता है, लिथियम बेस ग्रीस। उसी हिसाब से आप लोग का NBC हो गया, ये NBC मैक NBC कंपनी का, या आप लोग का FAG फैग कंपनी का, इसमें 1.75 kg ग्रीस यूज होता है, ये भी डाटा याद रखिए। ऑक्सिलरी रिजर्वर इज असिस्टिंग इन, जो ऑक्सिलरी रिजर्वर किस में सहायता करता है, तो ये क्या करता है, जब भी ब्रेक एप्लीकेशन होता है तो जब भी BP ड्रॉप होता है तो ऑक्सिलरी रिजर्वर का कनेक्शन किसके साथ हो जाता है, AR का कनेक्शन आप लोग का BC के साथ होता है। तो ये क्या करता है, जो AR पहुंचाता है, सेंड करता है, भेजता है किसके पास, आप लोग का ब्रेक सिलेंडर के पास। तो यहीं पर आप लोग का क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन C हो जाएगा, सेंडिंग AR टू BC। ये आप लोग का ब्रेक सिलेंडर को जो AR प्रेशर ये भेजता है। द इंक्रीज इन हार्डनेस ऑफ मेटल ड्यू टू कोल्ड वर्किंग इज नोन एज, द इंक्रीज ऑफ हार्डनेस ऑफ मेटल ड्यू टू कोल्ड वर्किंग, कोल्ड वर्किंग के चलते जो आप लोग का हार्डनेस इंक्रीज होता है मेटल में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्क हार्डनिंग बोल के बोला जाता है, इसको बोलते हैं वर्क हार्डनिंग। टीक वेल्डिंग इज मोस्ट सुइटेबल फॉर वेल्डिंग, जो टीक वेल्डिंग होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, इसका फुल फॉर्म होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ये किसके लिए सुइटेबल है, तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर क्या होगा, ये एल्यूमिनियम वेल्डिंग के लिए ये मोस्ट परफेक्ट है, टीक वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। व्हाट अमाउंट ऑफ द ऑयल पर साइड बियरर इन ICF कोच, देखिए पर साइड बियरर में ICF कोच में जो ऑयल फिलिंग होता है सर्वोलिन 68, ये जो ऑयल फिलिंग होता है ये कितना का क्वांटिटी में होना चाहिए, जैसे कि ऑप्शन में आप लोग का देखा जा रहा है, ऑप्शन में कोई भी ऐसा ऑप्शन है नहीं। तो आप लोग का जो साइड बियरर में ऑयल फिल होता है ये 2 लीटर पर साइड बियरर ये फिल होता है, याद रखिए इसका क्वांटिटी होता है 2 लीटर। व्हाट इज द ऑयल लेवल इन डैशबोर्ड, आप लोग का डैशबोर्ड गाइड में ऑयल लेवल कितना होता है, 40 mm का होता है, याद रखिए। और आप लोग का 1.4 to 1.6 लीटर आप लोग का ऑयल फिलिंग किया जाता है। जैसे कि आप लोग का क्वेश्चन में आ गया मॉडिफाइड गाइड अरेंजमेंट, एक क्वेश्चन आता है आप लोग का कि ऑयल कितना क्वांटिटी फिलिंग होता है, जिसमें कि आप लोग का मॉडिफाइड डैशबोर्ड गाइड रहेगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आने से आप लोग
इसका जो ऑयल तो फिल होता है 2 लीटर का, और इसका जो हाइट रहेगा ये आप लोग का, सॉरी फ्रेंड्स, इसमें जो ऑयल फिलिंग होता है 2 लीटर नहीं, ये फिलिंग होता है 1.6 लीटर, जिसमें मॉडिफाइड गाइड अरेंजमेंट रहेगा, मॉडिफाइड गाइड अरेंजमेंट, मॉडिफाइड डैशबोर्ड गाइड अरेंजमेंट, इसमें 1.6 लीटर आप लोग का डैशबोर्ड में ऑयल फिलिंग होता है, ये याद रखिए। और इसका जो हाइट रहता है 40 mm का हाइट रहता है, ये जरूर याद रखिए। इफ ए फैमिली मेंबर ऑफ ए कोविड पेशेंट इज वर्किंग इन ए रेलवे, ही एंड सी कैन एवेल स्पेशल CL अप टू डेज। देखिए ये कोविड पीरियड के दौरान आप लोग का कोविड के लिए जो स्पेशल CL दिया जाता था, पकड़ लीजिए आप लोग का। इफ ए फैमिली मेंबर ऑफ ए कोविड पेशेंट, ये पूछ रहा है कि आप लोग का यदि किसी कोविड रोगी के परिवार का कोई भी सदस्य रेलवे में कार्यरत है तो विशेष CL का सुविधा लाभ कर सकता था। ये कोविड पीरियड में होता था कि कोई भी आप लोग का कर्मचारी रेल में काम कर रहा है और इसका आप लोग का फैमिली मेंबर कोविड से अगर ये संक्रमित हो जाते हैं तो यही कंडीशन में उनको स्पेशल CL 15 दिन का दिया जाता था, याद रखिए। ऑप्शन बी के साथ चलिए। द अमाउंट ऑफ LHAP दैट कैन बी अवेल्ड इन वन स्पेल कंबाइंड विथ एनी अदर काइंड ऑफ लीव शैल बी लिमिटेड टू डेज मंथ। एक बार में किसी भी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़कर अधिकतम LHAP डेज महीने तक लिया जा सकता है। तो अधिकतम कितना महीने तक लिया जा सकता है, दूसरा किसी भी प्रकार का छुट्टी को जोड़ के, तो ये हो जाएगा आप लोग का 2 साल या 24 मंथ मैक्सिमम आप LHAP के साथ दूसरा छुट्टी जोड़ के ले सकते हैं। ऑप्शन डी के साथ चलिए। चाइल्ड केयर लीव may not be granted for more than days spells in a calendar year। ये देखिए यहीं पर आप लोग का CCL के बारे में पूछ रहे हैं। तो CCL चाइल्ड केयर लीव may not be granted for more than days spells in a calendar year। 3 स्पेल से ज़्यादा आप लोग को CCL एक साल में मिलता नहीं है, और मिनिमम आप 5 डेज ले सकते हैं छुट्टी, मिनिमम 5 डेज आप लोग ले सकते हैं, ये CCL का नियम है। और आप लोग का पहला जो साल होता है फर्स्ट ईयर आप लोग का, ये इसमें क्या होता है आप लोग का 100% आप लोग का बेसिक का पेमेंट होता है, और दूसरा साल में सेकेंड ईयर में आप लोग को 80% सैलरी भुगतान किया जाता है, ये भी याद रखिए। मैक्सिमम LAP दैट कैन बी एनकेस्ड वाइल अवेलिंग पास और PTO इन द एंटायर कैरियर इज फॉर डेज। ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है कि मैक्सिमम आप लोग का LAP जो एनकेसमेंट करते हैं, जो आप लोग LAP बेचते हैं, तो कैरियर में आप लोग टोटल कितना दिन मैक्सिमम आप लोग इसमें छुट्टी लीव ले सकते हैं। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ये 60 दिन का आप लोग मैक्सिमम LAP बेच सकते हैं। तो ये कंडीशन में आप लोग का 2 साल का गैप होना चाहिए, 2 इयर्स गैप होना चाहिए, और एक ही स्पेल में 1 स्पेल में 10 डेज आप लोग लीव एनकेसमेंट कर सकते हैं, LAP एनकेसमेंट कर सकते हैं, याद रखिए। ए फीमेल रेलवे सर्वेंट शैल बी एंटाइटल्ड फॉर मैटरनिटी लीव फॉर डेज। आप लोग का महिला रेलवे कर्मचारी जो होते हैं उनको मातृत्व अवकाश कितना दिन का मिलता है, ये 6 मंथ या 180 डेज। ऑप्शन बी के साथ चलिए। मैक्सिमम एनकेसमेंट ऑफ LAP इच डेज डे। ये देखिए पूरे आप लोग का जब भी रिटायरमेंट होते हैं तो आप लोग का पूरा सर्विस करियर पूरा आप लोग का जो भी आप लोग रिटायरमेंट होंगे उसी टाइम आप लोग मैक्सिमम 300 दिन का LAP एनकेसमेंट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो ऑप्शन देखिए बी के साथ चलिए। Competent authority to sanction leave out of India in case of gazetted officer। राजपत्रित अधिकारी के मामले में विदेश यात्रा के लिए छुट्टी की मंजूरी के लिए सक्षम अधिकारी कौन होते हैं? तो यहीं पर जो सक्षम अधिकारी होंगे आप लोग का PHOD ऑफिसर जो है ये सक्षम अधिकारी होंगे, जो भी आप लोग का जो
एक्स इंडिया लीव जो आप लोग का ये सैंक्शन करते हैं। आउट ऑफ इंडिया जब भी आप लोग कोई टूर के लिए जाते हैं तो इसमें जो गेजेटेड ऑफिसर के लिए पूछ रहे हैं, इनका छुट्टी सैंक्शन के लिए सक्षम अधिकारी जो होते हैं PHOD ऑफिसर होते हैं, प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट PHOD लेवल का ऑफिसर ही जो गेजेटेड ऑफिसर के लिए जो आउट ऑफ इंडिया लीव जाते हैं उनका छुट्टी सैंक्शन करते हैं। CWM इज competent to sanction ex India leave to a non gazetted railway servant working in workshop up to, ये देखिए आप लोग का चीफ वर्कशॉप जो मैनेजर होते हैं, चीफ वर्क्स मैनेजर या चीफ वर्कशॉप मैनेजर CWM, ये आप लोग का सक्षम अधिकारी हैं जो आप लोग का वर्कशॉप में काम कर रहे हैं। नॉन गेजेटेड जो रेलवे एम्प्लॉई अगर एक्स इंडिया लीव पर जाते हैं तो ये आप लोग का कितना आप लोग का दिन का छुट्टी या कितना आप लोग का साल के लिए कितना महीना के लिए आप लोग का छुट्टी ये सैंक्शन करवा सकते हैं। CWM कार्यशाला में कार्यरत गैर राजपत्रित रेल कर्मचारी को 10 दिनों तक विदेश यात्रा के लिए छुट्टी मंजूर कर सकते हैं, इसके लिए सक्षम हैं। तो ये आप लोग का 2 साल के लिए 24 मंथ के लिए आप लोग को छुट्टी सैंक्शन कर सकते हैं CWM जो कि नॉन गेजेटेड स्टाफ। नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फर्म इज यूज टू इशू मेजर पेनल्टी चार्जशीट अंडर रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल। ये देखिए आप लोग का जो मेजर पेनल्टी के लिए जो स्टैंडर्ड फर्म यूज होता है वो आप लोग का SF5 होता है। उसी हिसाब से आप लोग का ये देख सकते हैं जो SF2 होता है ये आप लोग का डीम्ड सस्पेंशन होता है। जब भी कोई रेलवे कर्मचारी पुलिस कस्टडी में 48 घंटा से ऊपर रह जाता है उस टाइम SF2 या डीम सस्पेंशन जिसको बोलते हैं SF2 इशू हो जाता है। उसी हिसाब से आप लोग का जो SF आप लोग का 7 है ये भी थोड़ा जान लीजिए। ये आप लोग का अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर के लिए होता है, ये भी आप लोग याद रखिए। SF5 SF11 ये सब आप लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस सबको बार बार डिस्कस हो रहा है, इस सबको बढ़िया से याद रखिए। तो आप लोग का यहीं पर जो क्वेश्चन था उसी के अनुसार आप लोग का जो मेजर पेनल्टी के लिए यहीं पर जो आप लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म इशू होगा वो SF5 होता है। व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ सबमिशन ऑफ अपील अगेंस्ट पेनल्टी अंडर रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल। रेलवे सेवा के तहत दंड के खिलाफ अपील प्रस्तुत करने की समय सीमा। तो आप लोग कितने दिन के अंदर आप लोग को अपील प्रस्तुत करना पड़ेगा। जो भी आप लोग को दंड दिया गया है रेलवे सेवा तहत दंड के खिलाफ अपील प्रस्तुत करने के लिए जो समय सीमा होता है 45 डेज होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हिच स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज टू फॉर इशूइंग द ऑर्डर ऑफ डीम सस्पेंशन। ये देखिए यहीं पर आप लोग का डीम सस्पेंशन के लिए आ गया है क्वेश्चन। जब भी कोई रेलवे कर्मचारी 48 आवर से ज़्यादा आप लोग का पुलिस कस्टडी में रह जाता है, पुलिस हिरासत में रह जाता है, तो वही कंडीशन में SF2 जारी कर दिया जाता है, ये याद रखिए। उसी हिसाब से आप लोग का SF1 सस्पेंशन के लिए होता है। SF3 जो होता है आप लोग का ये देखिए यहीं पर SF3 होता है नॉन एंगेजमेंट सर्टिफिकेट फॉर सब्सिस्टेंस अलाउंस। यहीं पर हो जाता है आप लोग का नॉन एंगेजमेंट सर्टिफिकेट आप लोग को देना पड़ेगा। नॉन एंगेजमेंट सर्टिफिकेट फॉर सब्सिस्टेंस अलाउंस। SF3 जो होता है नॉन एंगेजमेंट सर्टिफिकेट फॉर सब्सिस्टेंस अलाउंस। तो
तो ये होता है आप लोग का जो निर्वाह भत्ता के लिए गैर रोजगार प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि आप लोग सस्पेंशन के दौरान कहीं पर भी एंगेजमेंट नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी काम नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए एक सर्टिफिकेट आप लोग को जमा करना पड़ता है, नॉन एंगेजमेंट सर्टिफिकेट बोला जाता है। गैर रोजगार प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग को निर्वाह भत्ता या सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया जाएगा। उसी हिसाब से आप लोग का SF4 जो होता है, ये क्या होता है? रिवोकेशन फ्रॉम सस्पेंशन। जब भी कोई आप लोग का कर्मचारी सस्पेंड होता है, उससे सस्पेंड को हटा दिया जाता है, बहाली फिर से बहाली कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है, रिवोक किया जाता है। तो रिवोकेशन फ्रॉम सस्पेंशन से आप लोग को जब भी सस्पेंशन हटाया दिया जाता है तो SF4 इशू हो जाता है। तो आप लोग ये टोटल जितना भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बढ़िया से याद रखना पड़ेगा। यही सबसे ही आप लोग का घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर व्हिच माइनर पेनल्टी ऑफ विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट कैन बी इम्पोज्ड। माइनर पेनल्टी के तहत वेतन वृद्धि रोकने के दंड की अधिकतम अवधि कितना होना चाहिए? तो मैक्सिमम पीरियड जो होता है आप लोग का जो माइनर पेनल्टी के लिए, छोटी शास्ति के लिए, जिसमें कि आप लोग का विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट कैन बी इम्पोज्ड, आप लोग को जो वेतन वृद्धि के लिए जो दंड दिया जाता है, रोक दिया जाता है, तो ये आप लोग का मैक्सिमम कितना पीरियड के लिए होता है? तो मैक्सिमम आप लोग का 3 साल के लिए होता है। याद रखिए। हाउ मेनी रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज द वर्कशॉप कैन अवेल। कार्यशाला में कितने प्रतिबंधित अवकाश होते हैं? तो इसमें आप लोग का कोई भी रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे वर्कशॉप के लिए नहीं होता है। कार्यशाला में प्रतिबंधित अवकाश होते नहीं हैं। ऑप्शन डी के साथ चलिए। चाइल्ड केयर लीव कैन बी ग्रांटेड टू ए फैमिली और सिंगल मेल रेलवे सर्वेंट फॉर फर्स्ट 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन एक्सेप्ट डिजेबल ऑफस्प्रिंग बिलो द एज ऑफ डेस ईयर्स। डेस बर्थ तक पहले 2 जीवित बच्चों विकलांग संतानों को छोड़ के लिए एक ही महिला एकल पुरुष रेल कर्मचारी को चाइल्ड केयर लीव दिया जा सकती है। देखिए यहीं पर चाइल्ड केयर लीव पूछ रहा है, तो जो भी चाइल्ड केयर लीव दिया जाता है आप लोग का, तो जो फर्स्ट 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए, पहले 2 जीवित बच्चों के लिए, तो इनका बिलो द एज ऑफ कितना ईयर, 18 साल से नीचे जो आप लोग का बच्चा है उनके लिए ही चाइल्ड केयर करने के लिए, उनका देखभाल करने के लिए चाइल्ड केयर लीव दिया जाता है। तो बिलो कितना ईयर होना चाहिए? ये 18 साल से कम जो 2 जीवित बच्चे, फर्स्ट 2 जीवित बच्चे के लिए ये दिया जाता है चाइल्ड केयर लीव। याद रखिए। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा। मिनिमम अथॉरिटी टू सैंक्शन LAP LHAP अप टू 45 days टू नॉन गेजेटेड स्टाफ वर्किंग अंडर एन हीच एंड हार कंट्रोल इज। देखिए मिनिमम अथॉरिटी कौन होते हैं? आप लोग का LAP या LHAP 45 दिनों तक, अप टू 45 दिनों तक, वो भी नॉन गेजेटेड स्टाफ के लिए। तो इसके लिए आप लोग का जो मिनिमम अथॉरिटी कौन होंगे? तो आप लोग का अपने नियंत्रण में काम करने वाले गैर राजपत्रित कर्मचारी को 45 दिनों तक LAP LHAP की मंजूरी देने का न्यूनतम अधिकार किसको दिया गया है? तो ये क्या होगा फ्रेंड्स? ये देखिए इसी टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, थोड़ा लगेगा आप लोग को टाइट लगेगा। तो ये हो जाएगा आप लोग का सीनियर स्केल हो जाएगा। सीनियर स्केल ऑफिसर ये दे सकते हैं 45 दिन तक LAP LHAP ये सैंक्शन कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए, सीनियर स्केल ऑफिसर। ऑपरेटिंग रेशो इज एन इंडेक्स ऑफ, ऑपरेटिंग अनुपात देश का सूचकांक है। ये पर ऑपरेटिंग रेशो जो होता है ये ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के लिए होता है। तो ऑप्शन आप लोग ए के साथ चलिए। फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन इज नेसेसरी फॉर, देश के लिए वित्तीय औचित्य आवश्यक है। फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन किसके लिए आप लोग को चाहिए? नेसेसरी हो जाता है। तो ये आप लोग का लाइन कैपेसिटी वर्क के लिए आप लोग को फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन बहुत ही जरूरी होता है।
लाइन कैपेसिटी वर्क्स, ऑप्शन ए के साथ चलिए। ए कंट्रैक्ट अंडर व्हिच ड्यूरिंग इट्स करेंसी द सप्लायर इज टू बी सप्लाई मटेरियल ऑन डिमांड इरेस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एट फिक्स यूनिट रेट विद इन गिवन पीरियड ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच डिमांड इज कॉल्ड। ये देखिए लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। एक अनुबंध जिसके तहत आपूर्तिकर्ता एक निश्चित अवधि के भीतर निश्चित इकाई दर पर संख्या की परवाह किए बिना मांग पर सामग्री की आपूर्ति करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं रेट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इसको बोलते हैं रेट कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन सी के साथ चलिए। ग्रॉस रिसिप्ट इंक्लूड्स द फिगर्स। ये देखिए आप लोग का सकल यहीं पर पूछ रहा है, ग्रॉस रिसिप्ट पूछ रहा है, इंक्लूड द फिगर्स। तो सकल प्राप्ति में डेस आंकड़े शामिल होते हैं। ग्रॉस रिसिप्ट इंक्लूड्स द फिगर्स। ये देखिए यहीं पर हो जाएगा सनराइज, अदर कोचिंग, गुड्स, पैसेंजर एंड ट्रैफिक सस्पेंस, सब कुछ आ जाता है। सनराइज, अदर कोचिंग, गुड्स, पैसेंजर एंड ट्रैफिक सस्पेंस सब कोई आप लोग का ग्रॉस रिसिप्ट में आ जाते हैं। ग्रॉस रिसिप्ट इंक्लूड्स द फिगर। क्या क्या फिगर इंक्लूड करता है? सनराइज, अदर कोचिंग, गुड्स, पैसेंजर एंड ट्रैफिक सस्पेंस सब कुछ कवर करता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए एफओबी एट स्टेशन इज चार्जेबल टू प्लान हेड। ये देखिए आप लोग का जो एफओबी फुट ओवर ब्रिज आप लोग का जो कंस्ट्रक्शन होता है, निर्माण होता है, तो इसके लिए आप लोग का प्लान हेड किसके साथ, ये आप लोग का ये रिलेटेड है। तो ये आप लोग का रिलेटेड है पैसेंजर एमिनिटीज के लिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए, जो कि आप लोग का PH 53 होता है। प्लान हेड 53 जो होता है ये पैसेंजर एमिनिटीज के लिए है। तो फुट ओवर ब्रिज जो होता है ये पैसेंजर एमिनिटीज आइटम है, इसके लिए प्लान हेड 53 रिलेटेड है। उसी हिसाब से आप लोग का जो स्टाफ एमिनिटीज होता है, ये देखिए आप लोग का स्टाफ एमिनिटीज जो होता है, ये आप लोग का स्टाफ एमिनिटीज स्टाफ लोग के लिए जो सुविधाएं दिया जाता है ये होता है PH 52 के अंतर्गत आता है। उसी हिसाब से ये देखिए ट्रैफिक एमिनिटीज, ट्रैफिक का जो सुविधाएं हैं इसके लिए आप लोग का प्लान हेड PH 16, प्लान हेड 16 इसके तहत ट्रैफिक एमिनिटीज आता है। याद रखिए one of the important document on the basis of which payment is made to a contractor is one of the important document on the basis of which payment is made to a contractor is एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जिसके आधार पर ठेकेदार का भुगतान किया जाता है। तो ये क्या होता है? वो जो आप लोग का इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होता है ये होता है आप लोग का मेजरमेंट बुक होता है। याद रखिए मेजरमेंट बुक। द लिमिट ऑफ वेटिंग ऑफ नॉन स्टॉक रिक्विजिशन फॉर ए सेफ्टी आइटम इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुरक्षा मंदों के लिए गैर स्टॉक मांग की पुनरीक्षण की सीमा 1.5 लाख है। द लिमिट ऑफ वेटिंग ऑफ नॉन स्टॉक रिक्विजिशन, नॉन स्टॉक आइटम के लिए जो रिक्विजिशन का वेटिंग किया जाता है आप लोग का, वो भी सेफ्टी आइटम के लिए, ये आप लोग का कितना होता है? इसका सीमा अबव 10 लाख होता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए, अबव 10 लाख होता है। For machinery, sophisticated equipment or any safety related material where defects come to light only when put to use, a clause is incorporated in the tender document and the contract is known as machinery। परिष्कृत उपकरण या किसी भी सुरक्षा सामग्री संबंधी सामग्री के लिए जहां दोष उपयोग में आने पर प्रकट आते हैं, उस निविदा दस्तावेज और अनुबंध के शामिल किस क्लॉज के रूप में जाना जाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं वारंटी क्लॉज बोल के बोलते हैं, इसको बोलते हैं वारंटी क्लॉज। ऑप्शन सी के साथ चलिए।
व्हिच इज द प्राइमरी यूनिट फॉर बुकिंग एक्सपेंडिचर एंड डायरेक्ट परचेज। ये देखिए डायरेक्ट परचेज के लिए हम लोग जो प्राइमरी यूनिट इसके साथ रिलेटेड है, डायरेक्ट परचेज के लिए प्राइमरी यूनिट कितना रिलेटेड है, तो ये आप लोग का ये हो जाएगा जो PU28 है ये डायरेक्ट परचेज के लिए है, ऑप्शन बी के साथ चलिए। उसी हिसाब से जो 27 है प्राइमरी यूनिट 27 ये होता है आप लोग का कॉस्ट मटेरियल फ्रॉम, आप लोग का कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम स्टॉक। ये स्टॉक आइटम के लिए आप लोग का जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल होता है ये स्टॉक आइटम के लिए, स्टॉक आइटम का ये कॉस्ट होता है, स्टॉक आइटम का जो कॉस्ट रहता है ये प्राइमरी यूनिट PU27 के साथ रिलेटेड है। उसी हिसाब से जो प्राइमरी यूनिट 29 उसी हिसाब से आप लोग का प्राइमरी यूनिट ये देखिए 32 है, तो 32 का जो है ये आप लोग का कंट्रैक्चुअल पेमेंट के लिए है, ये है कंट्रैक्चुअल पेमेंट। जो कंट्रैक्चुअल वर्क के लिए जो पेमेंट होता है ये आप लोग का PU32 के साथ रिलेटेड है। इसी हिसाब से आप लोग का जो स्टॉक आइटम का कॉस्ट होता है प्राइमरी यूनिट 27 के साथ रिलेटेड है, और आप लोग का जो 28 है ये आप लोग का डायरेक्ट परचेज के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है इसके लिए ही है। तो यहीं पर आप लोग का जो क्वेश्चन के अनुसार प्राइमरी यूनिट फॉर बुकिंग एक्सपेंडिचर एंड डायरेक्ट परचेज ये क्या हो जाएगा, ये आप लोग का PU28 प्राइमरी यूनिट 28 के तहत आता है। याद रखिए ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लान हेड ऑफ MNP प्रोग्राम। ये देखिए मशीनरी आप लोग का यहीं पर मशीनरी एंड प्लांट दिया है, तो प्लान हेड कितना इसके साथ रिलेटेड है, तो प्लान हेड 41 है, इंपॉर्टेंट है। ये देखिए बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोग का प्लान हेड PH41 जो है ये आप लोग का MNP आइटम के लिए, MNP प्रोग्राम के लिए होता है, मशीनरी एंड प्लांट प्रोग्राम के लिए होता है। उसी हिसाब से आप लोग का प्लान हेड 42 ये भी इम्पोर्टेंट है। प्लान हेड 42 जो होता है ये वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट के लिए होता है। ये वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट जो रहता है इसके लिए प्लान हेड 42 होता है। उसी हिसाब से आप लोग का प्लान हेड 21 देखिए, ये प्लान हेड 21 जो है रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम के लिए है, RSP प्रोग्राम के लिए, रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम के लिए प्लान हेड 21। इसी हिसाब से ये देखिए जो 53 है PH53 ये पैसेंजर एमिनिटीज के लिए है, पैसेंजर एमिनिटीज के लिए है, ये भी याद रखिए। OLWR स्टैंड्स पर, यहीं पर OLWR का फुल फॉर्म पूछ रहा है, जो कि ये होता है, क्या होता है, अपन लाइन वर्क्स रेवेन्यू होता है, अपन लाइन वर्क्स रेवेन्यू, ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी स्क्रूटनाइज द ऑडिट पर, निम्नलिखित में से कौन सा समिति लेखा परीक्षा पैरा की जांच करती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी स्क्रूटनाइज द ऑडिट पारा, ऑडिट पारा को कौन आप लोग का स्क्रूटनाइज करता है, तो यहीं पर आप लोग का ये देखिए जो आप लोग का PAC होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और आप लोग का कमेटी ऑन सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ये दोनों आप लोग का ये स्क्रूटनाइज करता है आप लोग का जो ऑडिट पारा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी स्क्रूटनाइज द ऑडिट पारा, ऑडिट पारा को ये जो PAC पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है और कमेटी ऑन सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ये दोनों ही आप लोग का स्क्रूटनाइज करता है ऑडिट पारा को। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ चलिए आप लोग, बोथ B एंड C हो जाएगा। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर कैन साइन
पीएससी फॉर द वैल्यू ऑफ इंडेंट अप टू, ये देखिए आप लोग का जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड रहेंगे, ऑफिसर रहेंगे, ये जो पीएससी आइटम प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट जो आप लोग का आइटम को ये जो साइन करेंगे, इसके लिए यहीं पर आप लोग का क्या पूछा है, अप टू कितना मूल्य तक का आप लोग का जो पीएससी आइटम के लिए जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड सक्षम अधिकारी हैं साइन करने के लिए, तो जेजी ग्रेड अधिकारी डेस मूल्यों तक इंडेंट को पीएससी पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। आप लोग का प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट आइटम के लिए जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर रहेंगे ये कितना मूल्य तक साइन कर सकते हैं, तो ये आप लोग का साइन कर सकते हैं 15 लाख तक जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड आप लोग का पीएससी आइटम के लिए साइन कर सकते हैं। फाइनेंस वेटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर नॉन स्टॉक इंडेंट अप टू, ये देखिए फाइनेंस आप लोग का वेटिंग का जरूरत नहीं पड़ता है। नॉन स्टॉक आइटम कितना इंडेंट का आइटम के लिए आप लोग का फाइनेंशियल वेटिंग का जरूरी नहीं पड़ता है। नॉन स्टॉक आइटम के लिए 1.5 लाख तक के नॉन स्टॉक मांग पत्रों के लिए वित्त पुनरीक्षण की आवश्यकता नहीं होता है। ये आप लोग का 2.5 लाख 2.5 लाख तक आप लोग का फाइनेंशियल वेटिंग का जरूरी नहीं पड़ता है, वो भी नॉन स्टॉक आइटम के लिए। ऑप्शन बी के साथ चलिए। AME AWM कैन सैंक्शन एंड साइन नॉन स्टॉक इंडेंट अप टू, ये देखिए जो AME और AWM होते हैं ये आप लोग का नॉन स्टॉक आइटम के लिए इंडेंट कितना तक का साइन कर सकते हैं, सैंक्शन कर सकते हैं, तो ये आप लोग का 25,000 तक नॉन स्टॉक आइटम के लिए इंडेंट का साइन कर सकते हैं। ऑप्शन डी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, राजभाषा से क्वेश्चन है। संसदीय राजभाषा समिति के कितने सदस्य होते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? संसदीय राजभाषा समिति के टोटल 30 सदस्य होते हैं। आप लोग का लोकसभा से 20 मेंबर रहेंगे और राज्यसभा से 10 के संख्या में, टोटल 30 के संख्या में मेंबर रहते हैं संसदीय राजभाषा समिति में। संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं के उल्लेख है? इन व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द लैंग्वेज आर मेंशन? तो संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है, बताया गया है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। राजभाषा अधिनियम कब बनाया गया? When was the ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट मेड? तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में बनाया गया है। राजभाषा प्रचार की दृष्टि से देश को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? हाउ मेनी रीजन्स हैव द कंट्री हैव बीन क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ प्रोपागेटिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज? तो इसको आप लोग का 3 रीजन में बांटा गया है, A, B, C रीजन या क ख ग क्षेत्र में बांटा गया देश को। संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो अभी आप लोग का जो 8वीं अनुसूची में टोटल भाषा जो शामिल हुआ है 22 के संख्या में है, लेकिन जब शुरुआती दौर में इनिशियली ये 14 लैंग्वेज था, ये भी याद रखिए। यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक या इसके समतुल्य अथवा उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी माध्यम के साथ उत्तीर्ण कर ली है तो उसे निम्नलिखित में से क्या माना जाएगा? इफ एन एम्प्लॉई हैज पास्ड मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट और हायर एग्जामिनेशन विथ हिंदी मीडियम देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड? क्या माना जाएगा अगर किसी कर्मचारी मैट्रिक इसका समतुल्य या इससे उच्चतर पाठ्यक्रम में पास किए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, तो क्या माना जाएगा? तो इनको माना जाएगा आप लोग का, क्या माना जाएगा? इनको माना जाएगा आप लोग का स्टाफ हैविंग प्रोफिशिएंसी इन हिंदी। हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी, स्टाफ हैविंग प्रोफिशिएंसी इन हिंदी। ऑप्शन ए के साथ चलिए।
व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लम सम अवार्ड टू बी गिवन ऑन पासिंग हिंदी प्रज्ञा एग्जामिनेशन थ्रू वंस ओन एफर्ट्स। निजी प्रयत्नों से हिंदी प्रज्ञा परीक्षा उत्तीर्ण होने पर मिलने वाला एक मुश्त पुरस्कार की राशि क्या है? तो लमसम अवार्ड जो दिया जाता है, अगर प्रज्ञा में पास हुए हैं तो उनको कितना दिया जाता है? 2400 रुपया दिया जाता है। इसी हिसाब से आप लोग का अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग इसमें आप लोग को लमसम अवार्ड दिया जाता है। जैसे कि आप लोग अगर प्रबोध पास किए हैं, प्रबोध के लिए आप लोग को 1600 रुपया दिया जाएगा। उसी हिसाब से अगर प्रवीण पास किए हैं तो आप लोग को दिया जाएगा 1500 रुपया। उसी हिसाब से आप लोग प्रज्ञा पास किए हैं 2400 रुपया दिया जाएगा, 2400। तो प्रबोध के लिए 1600 रुपया, प्रवीण के लिए 1500 रुपया और प्रज्ञा के लिए 2400 रुपया दिया जाएगा। और आप लोग अगर हिंदी टाइपिंग पास किए हैं, हिंदी टाइपिंग, तो इसमें आप लोग को लमसम अवार्ड कितना दिया जाएगा? इसमें भी 1600 रुपया दिया जाएगा। और हिंदी स्टेनोग्राफी अगर पास किए हैं, हिंदी स्टेनोग्राफी, इसके लिए आप लोग को लमसम अवार्ड 3000 रुपया दिया जाता है। ये भी याद रखिए। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो आप लोग का हु प्रिपेयर्स द एनुअल प्रोग्राम ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम जो होता है ये गृह मंत्रालय तैयार करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ऑप्शन डी के साथ चलिए। गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में बोर्डों को किस क्रम में प्रदर्शित किया जाता है? इन व्हिच ऑर्डर आर द बोर्ड डिस्प्ले इन नॉन हिंदी स्पोकन रीजन। गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में बोर्डों को किस क्रम में प्रदर्शित किया जाता है? तो यहीं पर आप लोग का ये देखिए, पहले रीजनल लैंग्वेज रहेगा, उसके बाद हिंदी रहेगा, उसके बाद इंग्लिश रहेगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। पहले क्षेत्रीय भाषा रहेगा, उसके बाद हिंदी रहेगा, उसके बाद आप लोग का इंग्लिश रहेगा। तो आप लोग ऑप्शन सी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं? हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो यहीं पर कुल आप लोग का 9 धाराएं हैं, 9 सेक्शन हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो लाइक्स कीजिए, और कहीं पर भी आप लोग को लग रहा है कि कुछ गलती है तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स कीजिए, और वीडियो को अपना फ्रेंड्स सर्किल में इसको शेयर कीजिए। ऐसे ही जानकारी वीडियो के लिए चैनल के साथ आप लोग बने रहिए। तो आप लोग के पास भी ऐसा कुछ पेपर है तो ज़रूर सेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए मोबाइल नंबर बार बार दिया जा रहा है, तो इसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जैसे कि नोट डाउन कर लीजिए। और किसी को भी आप लोग का क्वेश्चन आंसर पेपर इसी के बारे में भी जानना है तो आप लोग यही नंबर में संपर्क कर सकते हैं, 9937458849। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। जय हिंद दोस्तों।